हाय दोस्तों, मेरा नाम है मयंक जैन और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अभी तक हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। विस्थापन का मतलब एक के स्थान पर किसी दूसरे का आ जाना। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि दो दोस्त थे ए और बी। इसी कक्षा में एक अन्य छात्र आता है सी और इन दोनों के बीच में आके बैठ जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो सी है वो ए को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है और क्या बन जाता है बी सी, और ए क्या हो जाता है यहां से अलग हो जाता है। अब आप इसे एक एग्जांपल से समझिए। जैसे कि हमने लिया आयरन और आयरन की अभिक्रिया कराई हमने कॉपर सल्फेट से। तो देखिए, कॉपर सल्फेट क्या है, एक यौगिक है। यानी कि यौगिक वो होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पर कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया हमने की आयरन से, तो ये आयरन क्या कर देता है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है और बना लेता है आयरन सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। देखिए ऐसा क्यों होता है। आयरन जो होता है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है। इस कारण जो है आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी अपने स्थान से हटा देता है और खुद क्या बना लेता है, एक कंपाउंड बना लेता है, एक यौगिक बना लेता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है वह कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इसको एक उदाहरण से और समझिए। देखिए, आपने लिया था कॉपर सल्फेट और लिया था आयरन। देखिए इसे एक एक्टिविटी से समझते हैं। यहां पर हमने एक स्टैंड लिया, एक टेस्ट ट्यूब ली। टेस्ट ट्यूब में हमने किसका सॉल्यूशन भरा, कॉपर सल्फेट का। ये देखिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसका रंग कैसा होता है, नीला। ठीक है। अब इसमें हमने क्या ली, दो आयरन की कील, आयरन यानी Fe। यहां पे हम Fe की अभिक्रिया CuSO4 से करा रहे हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया और आयरन की कीलें ले ली, यानी नेल्स ले ली। अब हमने इन कीलों को एक धागे की सहायता से 20 मिनट के लिए सॉल्यूशन में लटका दिया। तो हम क्या देखते हैं कि दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं। देखिए, दोनों कीलों को 20 मिनट बाद कॉपर सॉल्यूशन से बाहर निकालकर ए तथा बी में इनका क्या करते हैं, तीव्रता की तुलना करते हैं। देखिए, जब 20 मिनट तक हमने कॉपर सॉल्यूशन में आयरन की कीलों को रख दिया तो हम क्या देखते हैं, बाहर निकालने के बाद हम ये देखते हैं कि आयरन की जो कील है उसका रंग कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। जबकि कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 जो सॉल्यूशन हमने लिया था जो कि नीले कलर का था, उसका रंग कैसा हो जाता है, हल्का हरा हो जाता है। दोनों किलो को 20 मिनट कॉपर विलियन सॉल्यूशन में रखते हैं तो सॉल्यूशन के रंग में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। देखिए, परत नली के कॉपर सल्फेट का नीला रंग मलिन हो जाता है, यानी हल्का हरा हो जाता है। और जो आयरन की कीलें थी जो पहले चमकदार थी वो कैसी हो जाती है, ब्राउन रंग की हो जाती है, यानी भूरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। यानी इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पे आयरन ने कॉपर सल्फेट से रिएक्शन की और आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ और कॉपर अलग हुआ। देखिए, इसी तरीके से एक रिएक्शन और देखते हैं। यहां पर जिंक की अभिक्रिया की जाती है कॉपर सल्फेट से। तो जिंक क्या करता है, यहां पर कॉपर को रिप्लेस कर देता है और क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट, और यहां पे कॉपर अलग हो जाता है। यहां पे बना जिंक सल्फेट। ऐसी लेड की अभिक्रिया जब CuCl2 कॉपर क्लोराइड से की जाती है तो लेड जो है कॉपर को रिप्लेस कर देता है और लेड क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहां हमने क्या देखा, यहां पर एक तत्व जो है वो उस दूसरे कंपाउंड में से उसके तत्व को विस्थापित कर रहा है। अगली रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए, यहां पहले वाले में हो रहा था एक बार विस्थापन, यहां पर हो रहा है 2 बार विस्थापन। आप इसे ऐसे समझिए, जैसे कि यहां पर दो दोस्त थे ए और बी और यहां पर भी दो दोस्त थे सी और डी। इन दोनों में
झगड़ा हो गया, तो यानी ए अलग हो गया और बी अलग हो गया, यहाँ पे सी अलग हो गया और डी अलग हो गया, दोनों दोस्त जो है अलग अलग हो गए। अब ये क्या करेंगे, आपस में क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे, ए जाके डी से मिल जाएगा और बी जाके सी से मिल जाएगा। यही क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकार को बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, वह कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सटेंड बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सोडियम सल्फेट है Na2SO4 और यहाँ पे है बेरियम क्लोराइड। क्या होगा, यहाँ पे जो सोडियम है वो कर लेगा क्लोरीन से रिएक्शन और यहाँ पे Ba जो है SO4 से रिएक्शन कर लेगा, यानी यह बन जाएगा बेरियम सल्फेट और बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। यानी यहाँ पर क्या हुआ, आयनों का एक्सचेंज हुआ। देखिए नेक्स्ट देखते हैं अगला उदाहरण, NaOH की अभिक्रिया जब HCl से की जाती है तो देखिए क्या होगा, Na तो जाके रिएक्ट कर लेगा Cl से और OH जाके मिल जाएगा H से, तो यहां बन जाएगा NaCl और जल यानी वाटर। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है तो कॉपर जाके जुड़ जाता है OH से और Na जाके जुड़ जाता है SO4 से, तो बन जाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और Na2SO4। तो यहां पर आयनों का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, तो ये कहलाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं अगली रिएक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए ऑक्सीकरण को कहा जाता है, एक अन्य नाम है इसका उपचयन। याद रखिएगा, अपचयन तो बोला जाता है रिडक्शन को और उपचयन बोला जाता है ऑक्सीडेशन को। देखिए ऑक्सीडेशन में तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रही है, क्या हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो हम कहेंगे यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, दो बातें याद रखनी है आपको, या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो, यानी कि वो दोनों निकले। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यदि आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन याद कर ली तो आप रिडक्शन आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए इस अभिक्रिया को देखिए, यहाँ पे कॉपर की अभिक्रिया किससे की जा रही है, ऑक्सीजन से। कॉपर से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड CuO। देखिए यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा ना, जो प्रोडक्ट बना उसमें Cu के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जबकि रिएक्टेंट में Cu ने यहां पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया की थी। पहले यहां पे ऑक्सीजन जुड़ी भी नहीं थी, लेकिन प्रोडक्ट में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ गई। तो यही तो है प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। देखिए रिडक्शन बिल्कुल विपरीत अभिक्रिया है। यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहां पे एक अभिक्रिया है, जेडोनो की अभिक्रिया किससे की, कार्बन से। तो यहां पर क्या हुआ, रिएक्टेंट में तो ऑक्सीजन था, लेकिन जब अभिक्रिया हुई और प्रोडक्ट बना तो यहां पर जेडोनो से क्या निकल गई, ऑक्सीजन निकल गई और केवल क्या बचा, Zn। यानी कि अगर अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकल रही है तो वहां क्या हो रहा है, रिडक्शन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो वह कहलाएगा ऑक्सीडेशन, और यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर हो रही है यानी निकल रही है तो वह कहलाएगा रिडक्शन। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए यहां पर एक उदाहरण दिया गया है, कॉपर की अभिक्रिया, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से कराई जाती है तो यहाँ पे कॉपर और जल बनता है। देखिए यहाँ पर CuO है और ये CuO जब प्रोडक्ट बनता है तो रह जाता है केवल Cu, यानी यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाती है। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन। पहले यहाँ पे Cu के साथ ऑक्सीजन थी, लेकिन जब उत्पाद बना तो केवल क्या बची, Cu, यानी एक सीधा सीधा अर्थ है, यहाँ से Cu में से ऑक्सीजन बाहर निकल गई, तो यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन। लेकिन साथ ही हम क्या देख रहे हैं, H2 और यहां बन गया H2O, यानी पहले H2 के साथ ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन
प्रेजेंट है। तो हमने यही तो पढ़ा था, यदि ऑक्सीजन जुड़ती है तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए ये कहलाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो तो वो कहलाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हमने 5 अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा, इसके अलावा 2 अभिक्रियाएं और होती है। ये होती है एनर्जी फ्लो के बेस पर, ऊर्जा प्रवाह के आधार पर। 2 रिएक्शन और होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एंडोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए इनके बारे में समझते हैं। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, देखिए ये ऐसी अभिक्रिया है जब इसके अंदर अभिक्रिया होती है तो ऊष्मा जो है बाहर निकलती है। याद रखिएगा, या तो ऊष्मा बाहर निकलेगी या ऊष्मा अवशोषित होगी। यदि ऊष्मा बाहर निकलती है यानी एनर्जी रिलीज होती है तो हम कहेंगे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और यदि ऊष्मा अवशोषित होती है यानी एब्जॉर्ब होती है तो हम कहेंगे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी द रिएक्शन इन विच हीट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए इसका उदाहरण ये है मीथेन, नेचुरल गैस, इसको क्या बोलते हैं? मीथेन। मीथेन को बोला जाता है मार्श गैस, इसको प्राकृतिक गैस भी बोला जाता है। देखिए जब मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से की यानी इसका दहन किया तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, H2O, और यहां पे क्या रिलीज होती है? एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी उत्पन्न हो रही है, तो ये कहलाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक उदाहरण और देखते हैं, C6H12O6 यानी ग्लूकोज की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा रिलीज होती है। देखिए शोषण के बारे में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, 5वें चैप्टर में विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए रेस्पिरेशन का मतलब यही नहीं होता है कि सांस लेना और बाहर निकालना। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं यानी ऑक्सीजन जब हमारे अंदर जाती है तो हमारे फूड से रिएक्शन करती है और एनर्जी का फॉर्मेशन करती है, तो वो क्या कहलाता है? श्वसन। तो यहां पर क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुई, तो इसको हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि हमने पढ़ा था, यदि ऊष्मा अवशोषित होती है तो वह कहलाएगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट, लाइट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट्स इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए यहाँ पर AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड को हमने सनलाइट के प्रेजेंस में रखा। आपने वियोजन अभिक्रिया में इसका उदाहरण पढ़ा था। कुछ समय के लिए हमने सिल्वर ब्रोमाइड को कहाँ रखा था? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो सिल्वर और ब्रोमीन ये दोनों इसके सिंपल मॉलिक्यूल्स में विभक्त हो गया था। तो यहां देखिए सनलाइट यानी यहां पर इसने ऊर्जा को अवशोषित किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, तो ये क्या कहलाएगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं हुई है, यहाँ पे एनर्जी का क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हुआ है, इसलिए ये कहलाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कोरोजन यानी कि संक्षारण। देखिए संक्षारण का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों की उपस्थिति में उसका खराब हो जाना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो धातु क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है। When metal comes in contact with surrounding acid and moisture, it gets corroded. This is called corrosion। देखिए इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। देखिए आपने देखा होगा जब मकान निर्माण के समय में जब लोहा लगाते हैं तो बिल्कुल फ्रेश होता है, दरवाजे जो लगाते हैं वो बिल्कुल साफ होते हैं, बिल्कुल क्लीन होते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि कुछ समय बाद उन पर जंग लग जाता है। तो देखिए होता क्या है? लोहा यानी आयरन। अब देखिए वो वातावरण के संपर्क में आता है तो यानी वो किसके संपर्क में आएगा? वातावरण में गैस होती है ऑक्सीजन, उसके संपर्क में आएगा। आर्द्रता के संपर्क में आएगा यानी
जल के संपर्क में आएगा H2O की। तो ये जो लोहा होता है वो ऑक्सीजन से और जल से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, जंग का निर्माण कर लेता है। तो आपने देखा होगा कुछ समय बाद, एक लंबे समय बाद लोहे पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। दूसरा उदाहरण है चांदी पर काली परत का चढ़ना। आपने देखा होगा घर पर जो मम्मी होती है वो चांदी की जो हमारे आभूषण होते हैं उनको किस में रखती है, रुई के अंदर रखती है। देखिए चांदी का मतलब होता है Ag, सिल्वर, और उसे किस में रखा जाता है, रुई के अंदर। क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये जो सिल्वर होती है वो वातावरण में उपस्थित सल्फर से अभिक्रिया करके, किससे अभिक्रिया कर लेती है, सल्फर से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन कर लेती है। और ऐसा होने पर क्या हो जाता है, चांदी पर कौन से रंग की परत चढ़ जाती है, ब्लैक लेयर चढ़ जाती है। इस कारण उसे बचाने के लिए हमें किस में रखा जाता है, चांदी को, रुई के अंदर। और इसी तरीके से तांबे पर भी जो है वातावरण की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी लेयर चढ़ जाती है, ग्रीन रंग की यानी हरे रंग की लेयर चढ़ जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक है ये आपके चैप्टर का, रेंसिडिटी यानी विकृत गंधीता। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, यानी क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, यानी ऑक्सीकृत हो जाती है। इसी जिसके कारण स्वाद और गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। देखिए आपने देखा होगा जब आप घर में भोजन बनाते हैं तेल में या वसा में, तो आपने देखा होगा कुछ समय बाद जो है वो, जैसे अगर आपने सुबह भोजन बनाया तो शाम तक जो है वो खराब होने लगता है। क्यों होने लगता है, वो वातावरण में ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और उसके स्वाद में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो आपने देखा होगा वसा एवं तेल युक्त सामग्रियों में जो पैक्ड फूड आता है उसको सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है, प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है। जैसे आप समझिए चिप्स के पैकेट, जो चिप्स के पैकेट होते हैं, देखिए चिप्स के पैकेट में क्या होता है, ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आपने देखा होगा जो चिप्स का पैकेट आप लाते हैं तो फूला फूला होता है और उसके अंदर चिप्स तो कम होते हैं और ऑक्सीजन के स्थान पर कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। वो इसलिए भरी जाती है क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो बहुत कम क्रियाशील होती है, इसलिए जो उसमें चिप्स होते हैं वो लंबे समय तक जो है वो सुरक्षित रखे रहते हैं। यदि उसमें अगर हम नाइट्रोजन गैस नहीं भरेंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसलिए पैकेट वाले खाने की चीजों में क्या मिला दी जाती है, ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है ताकि लंबे समय तक क्या रह सके, सुरक्षित रह सके। फैटी एंड ऑयली फूड मटेरियल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर ड्यू टू व्हिच देयर इज अ चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल। और इसमें क्या मिलाया जाता है, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू प्रोडक्ट्स कंटेनिंग ऑयल और फैट। फॉर एग्जांपल रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम पैकेज्ड फूड आइटम्स एंड फिलिंग देम विद नाइट्रोजन गैस। देखिए ये हमने पढ़ा चैप्टर 1, ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एसिड, बेस और साल्ट के बारे में। धन्यवाद।